So, dear students, we are going to study today this general equation of motion of a two-degree of freedom system. So, we have until now started to study this two-degree of freedom system. So, on that, I have already given an introductory lecture. So, अब हम दूसरा लेक्चर देंगे और हम इसको देखेंगे हमें क्या करना है. तो मैंने लिखा है टॉपिक का नाम जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए टू डिग्री ऑफ फ्रीडम. मतलब हम इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन ढूंढ लेंगे. पता है ना आपको इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? गवर्निंग इक्वेशन, जिससे सिस्टम फिर जिसपे सिस्टम की रेस्पॉन्स डिपेंड करती है. एक्चुअली दैट्स कॉल्ड द गवर्निंग इक्वेशन. So I have shown here a two degree of freedom system. Sorry, and there are two mass elements, m1 and m2, and there is also three spring elements are there, और तीन जो हमारे डैम्पिंग एलिमेंट्स हैं. तो एक जनरल सिस्टम है टू डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम. ये इसलिए टू डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है क्योंकि मास m1 की अपनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है x1t, यानी जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इंडिपेंडेंट गिवन बाय x12, एंड मास m2 की एक इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट है दैट इज गिवन बाय x2t. तो अब स्प्रिंग एलिमेंट कितने होंगे? दैट इज इमैटेरियल. सी देयर आर थ्री स्प्रिंग एलिमेंट्स. इट डज नॉट मीन कि ये टू डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम. Since there are only two mass elements and there are two displacements x1t and x2t, it means this is a two degree of freedom system. There are also three damping elements c1, c2 and c3. तो हमने इसमें दिया है एक फोर्स f1t to the mass m1 and f2t to the mass m2. This f1t is a general force जो हमने इसमें एक्सटर्नली दे दिया है. This is an external force f1t and f2t. बट इसका नेचर क्या है वो डू नॉट नो. हमें उसके साथ कुछ नहीं है. बेसिकली दिस फोर्स कैन बी साइनोसाइडल और हार्मोनिक, यानी ये हो सकता है f नॉट साइन ओमेगा t. इट कैन बी अ स्टेप फोर्स और इट कैन बी अ कांस्टेंट फोर्स. सो व्हाटएवर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय f1t एंड f2t. तो अब हम इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन डेवलप करने के लिए क्या करेंगे वही मैं आपको बता दूं. तो अगर आप देखोगे तो हमें इसमें न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करना है. तो अगर आप देखोगे हमें मास m1 के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा अलग से और m2 के लिए. So let's see how we can do that. So this is the figure 1 that you can see and it is quite easy to understand. ठीक है ना. अगर हम इस मास m2 को डिस्टर्ब कर लेंगे या m1 को, तो हमारा सिस्टम वाइब्रेट स्टार्ट हो वाइब्रेट मतलब हमारा जो सिस्टम है इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, एंड मास m2 एंड m1 विल वाइब्रेट इंडिपेंडेंटली. सो इट मींस कि उसका डिस्प्लेसमेंट x1t है और इसका डिस्प्लेसमेंट आएगा x2t. सो दे हैव टू बी इंडिपेंडेंट. लेट्स सी व्हाट वी कैन डू. हम इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे. तो फॉर दैट केस आई हैव रिटन इट एंड आई विल एक्सप्लेन इट विदाउट एक्चुअली रीडिंग व्हाट आई हैव रिटन. तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि हम इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए हम देंगे मास m2 को डिस्प्लेसमेंट x2 और मास m1 को देंगे डिस्प्लेसमेंट x1. मतलब सी दिस इज लाइक एट जब ये सिस्टम अब वाइब्रेशन में आ गया अंडर दिस फोर्स और अंडर इनिशियल कंडीशन व्हाटएवर दैट मे बी, तो उस एट वन पर्टिकुलर टाइम मास m2 का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज x2 और मास m1 का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है x1 during the course of motion at a particular time. At that time what we are saying, हमें assume कर लेंगे जो x2 है यानी जो मास m2 का डिस्प्लेसमेंट है वो हम मान लेंगे x1 से ज्यादा. तो मैंने लिखा है which means कि x2 का डिस्प्लेसमेंट m2 का डिस्प्लेसमेंट होगा ग्रेटर देन x1. तो उसका मतलब क्या हो गया. मान लो m2 को जब मैंने एक्सटेंड किया टुवर्ड्स राइट बाय x2, तो स्प्रिंग k3 जो है वो कंप्रेस होगा, और जो स्प्रिंग जब m1 को हम x1 लेंगे राइट साइड में तो स्प्रिंग k1 जो होगा वो एक्सटेंड होगा और k3 कंप्रेस होगा. अब k2 का क्या होगा दैट डिपेंड्स, है ना, कि x2 ज्यादा है x1. तो हमने मान लिया है कि x2 इज ग्रेटर देन x1. इसका मतलब हो गया जो k2 है दैट विल आल्सो स्ट्रेच, वो भी एक्सटेंड ही होगा. सो व्हेन x2 इज ग्रेटर देन x1 the spring K2 will be stretched and the spring K1 will also be stretched and K3 will be compressed. So we will also assume that the velocity of mass m2 is greater than m1. तो ये मैं क्यों assume कर रहा हूँ. अगर मैं मान लूँ, because this is important. See, अगर मैं मान लूंगा कि mass m2 की जो velocity है वो बराबर है m1 की,
तो फिर जो डैम्पिंग एलिमेंट है C2, इससे कोई फोर्स नहीं आएगा, है ना, because the relative velocity will be zero between M2 and M1 if their velocities are equal. So in order to avoid that case, I will assume कि जो velocity of mass M2 है that is greater than M1. तो उसका मतलब क्या हो गया? So M2 is moving at a greater rate. तो इसका मतलब हो गया जो damping force है, damping force to the M2 will be towards left, है ना? इसी तरह जब ये stretch होगा, the spring force to the mass M2 will also be towards left, है ना? Spring force due to spring K2. तो वो मैं आगे बता दूंगा. लेट्स सी, मैंने वो लिखा है एक्चुअली सो दैट you can read that. So we will assume x2 is greater than x1. During the course of motion at a particular time, the displacement of mass m2 being x2 is greater than x1. So which means spring k2 is extended or stretched. Then spring k1 is also stretched, जो मैंने लिखा है, and k3 is compressed, जो कि obvious है ना, जब mass m2 राइट में जाएगा तो spring k3 compressed. तो मैंने ये भी लिखा है कि velocity जो है mass m2 की that is greater than x1 dot, मतलब that is greater than the velocity of mass m1. So which will mean जो damping force है that will be towards left on mass m2. ना उसका वैल्यू किसके बराबर होगा फिर? c2 into the relative velocity, है ना? This is quite obvious. You have to understand these things by now. ये मैंने एक्चुअली इससे पहले बताया जब मैंने उसको पढ़ाया था ना, एक बेस मोशन को, उसमें भी आया था ना कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी. मैंने लिखा है दिस इज अबाउट इज ट्रू एट अ पर्टिकुलर टाइम t. तो अब हम ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमने इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है ना, उसमें हमने सारे फोर्सेस दिखाने हैं जो मास m1 और m2 पे अप्लाई होते हैं. तो अब मास m1 पे कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, क्योंकि स्प्रिंग k1 जो है वो एक्सटेंड हुआ, इसका मतलब होगा फोर्स विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट, है ना, स्प्रिंग फोर्स होगा ना टुवर्ड्स लेफ्ट जब वो एक्सटेंड होगा, क्योंकि अब मास m1 मूव कर रहा है टुवर्ड्स राइट, तो इट मींस जो डैम्पिंग फोर्स है दैट विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट on m1 and that will be given by c1 into x1 dot. और इसी तरह जो स्प्रिंग k2 है वो एक्सटेंड हो गया, तो उसकी वजह से जो फोर्स हो गया ना m2 पे वो लेफ्ट पे आ गया, तो उसका फोर्स जो मास m1 पे दैट विल बी टुवर्ड्स राइट. दिस फॉलोज फ्रॉम द न्यूटन थर्ड लॉ, है ना. मान लो आपने स्प्रिंग को एक्सटेंड किया, सपोज सी, अगर आपको ये k2 x2 माइनस x1 समझ नहीं आता है ना कि ये फोर्स क्यों राइट साइड में होगा, आप एक काम कर लो, आप हाथ में इस मास m2 को ले लो राइट साइड में और हाथ में ले लो मास m1 को लेफ्ट साइड में, फिर इनको एक्सटेंड कर लो, m2 को राइट साइड और m1 को लेफ्ट साइड. तो जब इनको एक्सटेंड करोगे मतलब स्प्रिंग k2 जो है वो एक्सटेंड हो गया, तो आपके हाथ किस तरफ खींचेंगे, राइट जो राइट वाला हैंड है उसको आपको क्या लगता है स्प्रिंग की वजह से किस तरफ खींचेगा, m2 तो खींचेगा ना लेफ्ट साइड में और m1 खींचेगा राइट साइड में, है ना, आसान. अब तो उसका फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, k2 x2 minus x1, relative displacement between the two masses. See, this is a simple analogy how to understand the nature or the direction of this force on m1 and m2. मैं कह रहा हूँ कि मास m2 को राइट साइड हाथ में ले लो और m1 को ले लो लेफ्ट हैंड में, और फिर उसको अपने हाथों को एक दूसरे से दूर कर लो, which means कि अपने दाएं हाथ को यानी राइट हैंड को राइट साइड खींचो और लेफ्ट हैंड को लेफ्ट साइड खींचो, फिर देखो फोर्स किस पे आएगा, किस डायरेक्शन में आएगा, आपके हाथ पे. ऑब्वियसली जो आपका, अगर आप इसको फील कर सकते हैं ना इंट्यूटिवली खुद से ही, तो आपको दिखेगा कि जो मास m1 है उस पे फोर्स आएगा टुवर्ड्स राइट, और जो मास m2 है उस पे फोर्स आएगा टुवर्ड्स लेफ्ट, एंड दिस इज द स्प्रिंग फोर्स. और इसका मैग्नीट्यूड होगा k2 x2 minus x1, दोनों पे मैग्नीट्यूड विल बी सेम ऑन बोथ मासेस m1 एंड m2, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया है एक्चुअली. बट ये क्यों इस डायरेक्शन में होगा वो मैंने आपको बता दिया. इसी तरह चूंकि अब मास m2 राइट साइड जाता है ना, m2 इज मूविंग टुवर्ड्स राइट एंड इट्स वेलोसिटी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ m1, तो इसका मतलब हो गया डैम्पिंग फोर्स होगा मास m2 पे टुवर्ड्स लेफ्ट, है ना, डैम्पिंग फोर्स अपोजिट द मोशन. तो इसी तरह जब ये लेफ्ट पे होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ये मास m1 पे होगा टुवर्ड्स राइट. कौन, डैम्पिंग फोर्स. So this is a free body diagram for mass m1 and m2 that we have to use in developing the equation of motion. अब मैंने इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाई, जो फोर्स था F1 वो तो एक्सटर्नल था ही, उनकी डायरेक्शन भी दिखी हुई है. So in order to develop the equation of motion
and we will write the equation of motion for mass m1 and m2 independently, and hence we will get two equations of motion, है ना, mass m1 के लिए अलग और mass m2 के लिए अलग। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे। पहले मैं मास m1 की लूंगा, तो मैं मान लूंगा जो राइट साइड है, so the positions or the forces that are to the right are positive and the forces to the left are negative। फिर मैं लिखूंगा m1 x1 डॉट डबल डॉट यानी मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ मास m1 should be equal to the net force। अब नेट फोर्स क्या है, जिस नेट फोर्स वो है जो इस मास m1 पे मतलब फोर्सेस लगते हैं। वो हम देखेंगे कौन कौन सा फोर्स है, कितने फोर्सेस है, 1 2 3 4 5 फोर्सेस है F1 को इंक्लूड करके मास m1 पे। तो मैं लिखूंगा पहला फोर्स आएगा -k1x1, माइनस क्यों, बिकॉज दैट इज टुवर्ड्स लेफ्ट, है ना, -k1x1। और दूसरा फोर्स आएगा -c1x1 डॉट, माइनस क्यों, बिकॉज दैट इज टुवर्ड्स लेफ्ट आगे, प्लस प्लस जो अब राइट साइड में फोर्सेस है, प्लस k2x2 माइनस x1 प्लस c2x2 डॉट माइनस x1 डॉट, दिस विल बी डैम्पिंग फोर्स, प्लस F1 क्यों, बिकॉज F1 इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम एक्सटर्नली। तो बन गई इक्वेशन, बहुत आसान है। once you know the free body diagram, the equation of motion is quite easy to develop, है ना, but you should understand this is the basic of the theory of vibrations as to how we develop the equation of motion। If you do not understand this thing, then our course, you won't be able to understand the course thoroughly। This is the basic thing and I want you to understand it। That's why I have emphasized on this, है ना। अदरवाइज मैं इसको लिख सकता था, मतलब आप दिखाने के बगैर ही लिख सकता था इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि अब तो मुझे आता है ना, और आपको भी आना चाहिए। बट आई हैव शोन इट इन एन इलैबोरेट वे सो दैट यू अंडरस्टैंड कहाँ से क्या आ रहा है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर मास m1। तो अब मैं इसको थोड़ा बहुत अरेंज करूंगा, बस इतना ही, इक्वेशन यही था। इसको अरेंज कैसे करूंगा, x1 जो है, x1 डॉट जो है, x2 जो है, x2 डॉट जो है, उनको मैं इकट्ठे लिखूंगा, मतलब थोड़ा बहुत कॉमन निकालूंगा। मतलब यहाँ पे देखो ना, ये x1 है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखो दूसरा, ये है x1 और ये भी है x1, तो मतलब k1 और k2 को मैं लिख सकता हूँ k1 प्लस k2 ब्रैकेट में इनटू x1, वही मैं करूंगा बस। और इसी तरह जो दूसरी टर्म्स है उनको तो आप देखेंगे, वो कोई मसला नहीं है। मैंने लिखा है, देखो m1 x1 डबल डॉट शुड बी इक्वल टू माइनस k1, यानी इसको और इस टर्म को मिलाया है ना, इसमें x1 कॉमन निकलेगा ना, x1 निकला कॉमन, अंदर है गया माइनस k1 प्लस k2। इसी तरह यहाँ पे c1 और c2 निकलेगा कॉमन, क्योंकि x1 डॉट यहाँ पे भी है, x1 डॉट यहाँ पे, उसको भी कॉमन निकाला। बाकी जो तीन टर्म्स रहेंगी वो वैसे ही रहेंगी, है ना। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर मास m1। इसी तरह ऑन द सेम लाइंस I can write the equation of motion। तो अब मैंने इसको राइट साइड में ले लिया, है ना, m को वैसे रखा है ना, हम लिखते हैं ना इक्वेशन ऑफ मोशन, जब हमारा 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम था उसको भी हम ऐसे लिखते थे ना, mx डबल डॉट प्लस cx डॉट प्लस kx शुड बी इक्वल टू F1। तो वैसे ही लिखा, बस इसको यहाँ राइट साइड में लिया और F1 को लेफ्ट साइड में ही रखा। तो इसी तरह हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे मास m2 के लिए। अब जो मास m2 है उसकी इक्वेशन बन जाएगी, वो मैंने नहीं लिखी, मैंने उसको इलैबोरेटली नहीं लिखा, तो बिल्कुल ऐसी ही होगी। उसमें ये टर्म्स आएंगे m2 x2 डॉट प्लस यहाँ पे आएगा c2 प्लस c3 x2 डॉट, यहाँ पे आएगा k2 प्लस k3 x2 माइनस c2 x1 डॉट माइनस k2 x1 इक्वल टू f। तो ये आ गई दो इक्वेशन ऑफ मोशन। ये वाली इक्वेशन जो है ना दूसरी, इसको आप निकाल सकते हो जब आप यही न्यूटन सेकंड लॉ करेंगे अप्लाई मास m2 की, जैसे कि मैंने मास m1 पे अप्लाई किया। तो दिस इज क्वाइट एन इजी जॉब, है ना, ये आपको समझ आ गया और आना भी चाहिए, है ना। ऑन द सेम लाइन जैसे कि पहले मास के लिए हमने इक्वेशन की डेवलप, उसी लाइन पे हमने की इक्वेशन डेवलप मास m2 के लिए। सो जो इक्वेशंस 1 एंड 2 है, आप हम इनको कहते हैं कपल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दिस इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, क्योंकि यहाँ पे x1 डबल डॉट हो गया ना एक्सेलरेशन, यानी जब हम डिस्प्लेसमेंट को दो बार डेरिवेटिव करेंगे। तो ये दिस इज अ टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। नोटिस दैट कि जो x1 डबल डॉट है उसका मतलब हो गया d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर, है ना, ये पता है dt इज डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, बिकॉज एक्सेलरेशन इज डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसी तरह जो x1 डॉट है दैट मींस
differentiating once the displacement with respect to time, and that is velocity, है ना. और जो x1 है that is displacement. इसी तरह x2 जो है that x2 dot that is the velocity of mass m2, है ना. x2 represents mass m2. तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि जो इक्वेशंस 1 एंड 2 है, अगर आप देखेंगे ना उनको, दे आर कपल्ड. अब चूंकि वो होता है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और दे आर कपल्ड का मतलब क्या हो गया? कपल्ड का मतलब हो गया जो टर्म्स इक्वेशन 1 में है उनमें से बहुत से टर्म्स इक्वेशन 2 में भी है. मतलब इक्वेशंस 1 एंड 2 हैव कॉमन टर्म्स. दैट इज व्हाई वी कॉल देम कपल्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस. सी मैंने लिखा है एक्चुअली, by coupled we mean equations 1 and 2 involve common terms. देखो C2 जो है, C2 इक्वेशन 1 में भी है, इक्वेशन 2 में भी है. देखो ये देखो C2 यहाँ पे भी है और C2 यहाँ पे भी है. इसी तरह K2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी. इसी तरह X2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी. X1 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी. So these are two equations. Even though they are written independently, but they are coupled because they involve common terms. And what this physically means is that the motion of mass m1 will affect the motion of mass m2 and vice versa. Means the motion of mass m2 will affect the motion of mass m1. मतलब जो दोनों की मोशंस है वो एक दूसरे को इफेक्ट करेंगे. सीधी बात है, स्प्रिंग से कनेक्टेड है. अगर हम मास m2 या m1 को डिस्टर्ब करेंगे, m1 भी डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन अपने अपने तरीके से. और वो तरीका क्या होगा? दैट विल बी गवर्न्ड बाय दीस टू डिफरेंशियल इक्वेशंस. अगर आप देखेंगे ये डिफरेंशियल इक्वेशंस थोड़ा बहुत बड़ी है ना, बट दे आर इजी, है ना. इनको फ्रेम करना इजी है, बट दे आर बिग, बट दैट शुड नॉट वरी अस, है ना. उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. अब ये थोड़ी बहुत बड़ी है, बट हमने ये समझना है कि जो इक्वेशंस 1 एंड 2 है दे आर कपल्ड, क्योंकि दोनों में कॉमन टर्म्स है. और इसका फिजिकली मतलब ये हो गया कि मास m2 जो है उसकी मोशन वो इफेक्ट करेगी मास m1 को, m1 करेगी m2, अगर हम अलग अलग से भी उनको डिस्टर्ब कर लेंगे ना या एक्साइट कर लेंगे. सो दिस इज इट. अब ये कपल्ड वो है. मैं इसको सॉल्यूशन अभी नहीं दूंगा, बट आई विल शो यू सम इंटरेस्टिंग थिंग. सो अब हम दैट इज मोशन ऑफ मास m will influence motion of mass. जो इक्वेशन 1 और 2 है ना, ये दो इक्वेशंस है, इनको हम सीधा मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं. So we will write these two equations in the matrix form, and once we will write the equations in the matrix form, so then our problem will become a mathematical one, ना. फिर मैथ सॉल्व करना है, बट अगर हम इनको इकट्ठे लिखेंगे ना in the form of matrix. So here I have to pause and I have to tell you one thing that is important, that you should have some basic knowledge about matrices, है ना. आपने पढ़ा है ना मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स 11th में भी, नहीं 12th में भी, और इसमें डिग्री में भी एक कोर्स किया होगा आपने मैथमेटिक्स में ऑन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स. तो वही मैट्रिक्स मेथड्स वी विल यूज. सो आई वांट यू टू learn or study some basic things about matrices, even though I will also teach them whenever they are required. ठीक है ना. So I will write these two equations in the form of matrices in this form. सीधा न्यूटन सेकंड लॉ. तो ये m यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स m लिखा है. दिस इज, ये जो ब्रैकेट है दिस मीन मैट्रिक्स m into x double dot t plus c. c इज अ मैट्रिक्स. c वो नहीं है अब डैम्पिंग. c इज अ मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट्स होंगे. तो अभी आप देखेंगे कि जो m है, c है एंड k, दे विल बी 2x2 मैट्रिसेस. तो इसका मतलब हो गया उसके अंदर 4 एलिमेंट्स होंगे, अंदर 4 एलिमेंट्स. तो वही हम देखेंगे. तो मैंने लिखा है इनको इन द मैट्रिक्स फॉर्म m into x double dot t, where x double dot t represents है, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन मैट्रिक्स, है ना, और एक्सेलरेशन वेक्टर. इसके दो टर्म्स होंगे, वो मैं बता दूंगा आगे. वो लिखा है मैंने एक्चुअली, वो आप देख सकते हैं. बट दिस इज सो इजी एंड सो, उसको क्या बोलते हैं, दिस इज सो इंटरेस्टिंग एंड इजी दैट यू शुड फाइंड इट, उसको क्या बोलते हैं, यू शुड फाइंड इट इंटरेस्टिंग फॉर योरसेल्फ. तो आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं. तो मैंने लिखा है इसको मैट्रिक्स फॉर्म में, मास m मैट्रिक्स, एक्सेलरेशन मैट्रिक्स, दिस इज डैम्पिंग मैट्रिक्स, देन यहाँ पे है वेलोसिटी मैट्रिक्स, फिर है स्टिफनेस मैट्रिक्स के, फिर है हमारा डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स x ऑफ t शुड बी इक्वल टू फोर्स मैट्रिक्स f ऑफ t. तो इन दो इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा. अदरवाइज सी दिस मैट्रिक्स जो यहाँ पे मैट्रिक्स इक्वेशन है ना, ये दिस कंटेन्स टू इक्वेशंस. ये नहीं है कि हमने इसको शायद एक ही इक्वेशन बना दिया, नहीं.
इसको हमने दो इक्वेशंस में रखा मैट्रिक्स फॉर्म में, इन दिस फॉर्म इक्वेशन 3। तो अब जो मैट्रिक्स M है ना, दैट उसमें कौन सी टर्म्स होंगी, M1 0 0 M2। तो ये इस मैट्रिक्स का कितने टर्म्स हैं अंदर, 1 2 3 4, चार एलिमेंट्स है ना, M1 0 0 M2। और इसके कितने रोज है, एक रो दो रो, कितने कॉलम्स है, एक कॉलम दो कॉलम। तो ये मैट्रिक्स है 2x2। So this is a 2 cross 2 matrix. Matrix M that is in the equation 3. This is a 2 cross 2 matrix. And similarly C, जो C matrix है, that is also a 2 cross 2 matrix। और उसके अंदर कौन सी टर्म्स है, C1 plus C2 minus C2 minus C2 plus C। ये भी, इसमें भी चार एलिमेंट्स है और 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, क्योंकि दो रोज है, एक रो हो गया ये, एक रो हो गया ये, एक कॉलम हो गया ये, एक कॉलम हो गया ये, मतलब दो रो दो कॉलम। इसी तरह के मैट्रिक्स जो है वो होगी, के को हम बोलते हैं स्टिफनेस मैट्रिक्स, वो होगी K1 plus K2 minus K2 minus K2, K2 plus K3, वो भी होगी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। और इसी तरह जो x डॉट टी, x डबल डॉट टी, x डॉट टी, मतलब यह है एक्सेलरेशन, यह है वेलोसिटी और यह है डिस्प्लेसमेंट और यह है एफ ऑफ टी, फोर्स मैट्रिक्स, वो होंगे कॉलम मैट्रिसेस। कॉलम मैट्रिसेस होगा, उनमें एक ही कॉलम होगा, दो रोज और एक कॉलम। देखो ये भी मैट्रिक्स है, इसको हम बोल सकते हैं मैट्रिक्स, इसको हम वेक्टर भी बोलते हैं ना, जिसमें दो ही वो होंगे कॉलम, ये ना दो ही रोज होंगे। ये हो गया एक रो, ये हो गया दो रो, सॉरी अरे क्या हुआ, ये हो गया एक रो, ये हो गया एक रो, हो गया टोटल दो रो, और कॉलम कितना, एक ही कॉलम, इसलिए 2 क्रॉस 1। इसी तरह जो वेलोसिटी मैट्रिक्स है दैट विल बी x1 टू x1 डॉट टी x2 डॉट टी, वो भी 2 क्रॉस 1 होगी। और इसी तरह जो x डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स होगी वो भी 2 क्रॉस 1, और जो f ऑफ टी होगी वो भी 2 क्रॉस 1 होगी। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया जब आप इक्वेशन 3 में ये एलिमेंट्स, ये ना मैट्रिसेस पुट करेंगे तो आपको वही ऊपर वाली दो इक्वेशन मिलेगी, यही इसका मतलब। आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, उसके लिए आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, वो आप देख लेना, या मैं अगले लेक्चर में बता ही दूंगा, बट वो आसान है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया जब हम रोज को कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल देख लो, पहली टर्म क्या है, m इंटू एक्स, मास इंटू एक्सेलरेशन। m किसके बराबर है, इसके, और x x ये वाली किसके बराबर है, x1 t, और x डॉट ये ना x1 डॉट t, x डॉट x2 डबल डॉट t। अब जब मैं इसको m और x को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, m1 इंटू x1 डॉट t प्लस 0, क्योंकि m1 को फिर मल्टीप्लाई करना है इसके 0 से, तो वो मिलेगा एक इक्वेशन पहली। तो मैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको, इनको ना, ये जो मास मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स है, और जो स्टिफनेस मैट्रिक्स, इनको जब आप इस इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो आपको अपनी इक्वेशन जो 1 और 2 है वो वापस मिल जाएगी। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, सर ने कहाँ से लिए ये मैट्रिक्स, कैसे बना लिए। तो ये इस तरह बनाए मैंने, सो दैट, ये मैंने नहीं बनाया, ऑलरेडी बाकी लोगों ने बनाया है जो इस पे काम कर रहे थे। तो ये जब बनाए मैंने, they are made in such a way so that when they are put in the equation 3 you will get two equations, they are 1 and 2, है ना। So see, this is interesting, है ना? But in that case you have to understand and you have to learn what matrix, how matrix multiplication is performed and how, what are the matrix का मतलब क्या होता है। वो आसान है, बहुत आसान है। एसएस रॉ है, उसके पीछे भी मैट्रिक्स का एक अपेंडिक्स दिया है, उसको आप पढ़ के आपको सारा पता चल जाएगा, या अगर आपको कहीं पे डाउट होगा तो मुझे बता देना। तो मैंने लिखा है, सी ऑल द दिस मास मैट्रिक्स, स्टिफनेस मैट्रिक्स एंड डैम्पिंग मैट्रिक्स, दे आर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। और जो इसमें वेरिएबल्स हैं, यानी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ऑफ कोर्स दे आर ऑल कॉलम वेक्टर्स, और वी कैन से दे आर 2 क्रॉस 1 मैट्रिक्स। उनमें दो रो है और एक ही कॉलम है। There is another interesting thing about these mass matrix, stiffness matrix and damping matrix. That is, जो उनका ट्रांसपोज होगा that will be equal to m, वो सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई वो मैट्रिक्स जो जिसका ट्रांसपोज होता है उसके खुद के बराबर। तो फॉर एग्जांपल मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक एग्जांपल दी है। फॉर एग्जांपल आपके पास मैट्रिक्स D है, सपोज मैंने एग्जांपल के लिए लिया है, उसका, उसके एलिमेंट्स है 3 2 2 4,
ये भी है ना 2x2। अगर इसका ट्रांसपोज आप फाइंड करेंगे, ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज हो गया जब आप मैट्रिक्स के रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करते हैं और कॉलम्स को रोज में। तो इसका मतलब हो गया ये जो ऐसे कॉलम है इसको आप ऊपर से रो बनाएंगे, मतलब 3 2 को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे और 2 4 को रो में कन्वर्ट करेंगे। हाँ, तो मैं इसको जब कन्वर्ट करूंगा ना, ये जो लिखा है मैंने वो वही बन जाएगा। देखो, जब आप 3 2 को ऐसे लिखेंगे और 2 4 को ऐसे लिखेंगे वही रहेगा। तो इसका मतलब हो गया दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, जस्ट लाइक आवर मास मैट्रिक्स, स्टिफनेस एंड डैम्पिंग मैट्रिक्स, वो भी सिमेट्रिक है। जैसे ये है, ये वाली एग्जाम्पल, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होगी जिसका ट्रांसपोज उसके खुद के बराबर होगा। तो since D is symmetric, and so these were some of the observations that we made about our this about our equation. तो कुछ नहीं था, हमने पहले इक्वेशन दो डेवलप किए, फिर उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, और फिर जो मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स थे उनको जान लिया, और फिर उनका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हो गया, कितने रो है कितने कॉलम है वो भी जान लिया, और ये भी जान लिया कि वो सिमेट्रिक है ना। जब हमने इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, अगर हम वापस जाएंगे मैट्रिक्स उसको सॉल्व करेंगे ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको वही दो इक्वेशन वापस मिलेंगे। And we have made some observations about these mass matrices, stiffness matrices, and damping matrices, and we arrived at the conclusion that they are symmetric. So this is funny, and this is it. And I hope I will be able to continue with my next lecture. So thanks. If you have any queries and questions, please free no please feel free to ask me, ठीक है ना। आप मुझे बता सकते हैं, तो आप गूगल क्लासरूम पे भी बता सकते हैं, ईमेल में भी बता सकते हैं, या किसी और तरीके से भी बता सकते हैं, whatever you find easy and convenient for yourself. So thanks. So I'm going to stop now.